लेकर आ गए हैं लगातार फाइनली बढ़ते डिमांड के साथ हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं पॉलिटिकल साइंस के लाइव टेस्ट का सेशन। तो आप सभी का स्वागत है, जय हिंद है, मोस्ट वेलकम है अपने प्यारे से इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है टारगेट बोर्ड आर्ट्स। तो प्यारे साथियों, आज की ये शाम आपकी तैयारी का जायजा लेने वाला शाम है। ये ऐसी शाम है जिसमें ये तय होगा कि असल में आप कितना अभी तक पढ़े हैं, और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो शुरू कर दीजिए पढ़ना, शुरू कर दीजिए पढ़ना, क्योंकि जब तक आप शुरू नहीं करेंगे पढ़ना तब तक अंत मजेदार नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि बिहार बोर्ड की परीक्षा में हम परीक्षा देने जाएं और हमें यह पता चले कि हमको कोई टेंशन नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ हमें अपना क्वेश्चन पेपर रंगना है, हमें सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखनी है, अगर इस टेंशन से दूर होना चाहते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ अपनी कलम की ताकत आजमाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपनी तैयारियां अभी से शुरू करनी पड़ी। अभी से मतलब अभी से, आप छोड़ नहीं सकते हैं, और अगर आपने छोड़ दिया तो फिर बहुत दिक्कत। आज की जो तैयारी, हम आपको 5 चैप्टर पढ़ा चुके हैं और हमने आपको बोला था 5-5 चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, और मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को जो है 3 चैप्टर पढ़ के आना है। मैंने ऐसा बोला था कि आपको कितना चैप्टर पढ़ के आना है, आपको 3 चैप्टर पढ़ के आना है। तो 3 चैप्टर का हम आज टेस्ट ले रहे हैं। तो एक बार ना जोरदार तरीके से एकदम पावर हाउस की तरह अपने दोस्तों में आज के सेशन को शेयर कर दीजिए, है ना। हम ये नहीं बोलेंगे कि आज कितने स्टूडेंट आने चाहिए, इतने हो जाने चाहिए, कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा है कि शेयर कर दीजिए, और शेयर करने के साथ साथ अपने दोस्तों को कह दीजिए कि आ जाओ टारगेट बोर्ड के दीवानों, टारगेट बोर्ड पर क्लास शुरू हो गया है। आ जाओ टारगेट बोर्ड के दीवानों, टारगेट बोर्ड पर क्लास शुरू हो गया है। और ये क्लास नहीं है, आपको एक महत्वपूर्ण अंक देने वाला क्लास है, जो ऑब्जेक्टिव में आपके लिए बहुत ही शानदार और तगड़ा होने वाला है ना। तो चलिए सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, है ना। बैकलॉग की चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए, है ना। हम हैं तो आपको डरना काहे का, है ना, हम हैं तो आपको डरना काहे का। बैकलॉग की चिंता छोड़ दीजिए आप हम पर, और नीचे कमेंट बॉक्स सभा में देखिए लिखा है कि क्लास को शेयर कर दीजिए, है ना। अगर आपने क्लास को शेयर कर दिया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ सर, मैंने क्लास को शेयर कर दिया। अगर आपने शेयर कर दिया है तो लिख दीजिए कि हाँ सर, मैंने क्लास को शेयर कर दिया है ना। बताइए, अगर आपने शेयर कर दिया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए मेरे साथी कि हाँ सर, हमने क्लास को शेयर कर दिया है, एकदम बेफिक्र होकर के अब आप पढ़ाइए। बताइए, शेयर कर दिए हैं? अगर आप शेयर कर दिए हैं तो एक बार एक प्यारा सा कमेंट नीचे करिए एक प्यारा सा कमेंट, पावर ऑफ टारगेट बोर्ड। एक प्यारा सा कमेंट लिखिए पावर ऑफ टारगेट बोर्ड, एक प्यारा सा कमेंट लिखिए, है ना। एक प्यारा सा कमेंट लिखिए पावर ऑफ टारगेट बोर्ड, और उसके बाद आज के इस जंग को शुरू करेंगे। लाइव टेस्ट हमारा पॉलिटिकल साइंस का है, और इस टेस्ट में आज देखते हैं कितने लोग सही तरीके से अपनी उपस्थिति दिखा पाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज का ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट में लगभग 100 प्रश्न है ना, लगभग 100 प्रश्न है, 100 यानी 100, ठीक है। इन 100 प्रश्नों में से अंत में इस चीज की जांच होगी कि आपके 100 में से कितने अंक आए हैं, ठीक है। और जिस भी विद्यार्थी का मेरे हिसाब से अगर 60 नंबर आएगा तो उसको अच्छे अंक पाने के लिए अभी मेहनत करना है। जिसका 80 प्लस आएगा उसको अपनी तैयारी को घंटा 2 घंटा और बढ़ाना है। जिसका 90 प्लस आएगा वो अपनी तैयारियों को बस सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ाते जाना है। ऐसे कुछ टिप्स मैं आपको देने वाला हूं जिसके जरिए आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना। तो एक बार आ जाइए, है ना। पोल लगना चाहिए, पोल लगना चाहिए। देखो, पोल लगाने वाले हमारे जो भैया हैं वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो आज बिना पोल के क्लास होगा,
और आपको अपना कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए एक बार और एक छोटा सा डिमांड है ना, चलिए एक बार और क्लास को शेयर कर दीजिए, एक बार और क्लास को शेयर कर दीजिए जोरदार तरीके से, उसके बाद लगते हैं क्लास में, है ना। चलिए पहला प्रश्न हमारा है, किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं रह सकता, है ना। अगर आप 11 में पढ़े होंगे तो 11 में भी ये प्रश्न है, 12 के संविधान में भी मैंने ये प्रश्न आपके लिए कराया है ना। 12 के संविधान में भी मैंने ये प्रश्न कराया, 12 के संविधान में भी मैंने ये प्रश्न आप लोगों को कराया है ना। और आपको तो पता है कि किसी भी देश में, किसी भी राज्य में संविधान का होना बहुत ही जरूरी है। बिना संविधान के कोई राज्य नहीं रह सकता, क्योंकि बिना संविधान के अगर कोई राज्य रहेगा तो अराजकता फैल जाएगी। ऐसा कहने वाले थे जेलिनेक, है ना, जेलिनेक। और जेलिनेक का वर्णन क्लास 9 में भी है, क्लास 11 में भी है, क्लास 12 के संविधान स्पेशल में भी है ना। तीनों जगहों पर आपको देखने को मिलेगा। जेलिनेक ने कहा था कि बिना संविधान के राज्य नहीं रह सकता, अपितु अराजकता फैल जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न, 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में, है ना, आपको पता है कि हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किसके अंतर्गत? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, है ना। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 9 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो जब हमारे संविधान सभा का निर्माण हुआ तो हमारे संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने स्थान प्राप्त हुए, है ना। देशी रियासतों को कुल कितने स्थान प्राप्त हुए? देशी रियासतों को कुल स्थान प्राप्त हुए 93। कितने प्राप्त हुए? देशी रियासतों को कुल स्थान प्राप्त हुए 93, है ना। जबकि संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389। टोटल सदस्य कितने थे? टोटल सदस्य थे 389, है ना। अंत में हमारे संविधान सभा में सदस्य बचे थे 299। आखिरी बार साइन करने वाले सदस्य थे 284। हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। हमारा संविधान बनना शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। वो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ओके। इसके अलावा उद्देश्य प्रस्ताव लाने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सब के सब क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से याद रखना, है ना। ये सब के सब क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से याद रखना। अगला प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? देखो, ये पहली बैठक पूछ सकता है, स्थापना पूछ देगा, है ना, पहली मीटिंग पूछ देगा, है ना। मीटिंग यानी पहली बैठक, चलो ये तो सेम है, ठीक है। ये दोनों तरीके से पूछ देगा कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को। अब 9 दिसंबर 1946 की बात करें तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत, तो गुरुजी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद ही हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। 26 फरवरी 1948 को कुछ हुआ होगा, हमको नहीं पता, है ना, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखो, अध्यक्ष अगर पूछे तो 2 प्रकार के अध्यक्ष के बारे में सवाल पूछा जाता है। 2 प्रकार के अध्यक्ष के बारे में, एक आपसे पूछा जाएगा अस्थाई और एक आपसे पूछा जाएगा अस्थाई, है ना। एक आपसे पूछा जाएगा अस्थाई और एक आपसे पूछा जाएगा अस्थाई। लेकिन इसी में एक तीसरा पूछ देता है उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्ष, है ना। इसी में तीसरा पूछ देता है उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्ष। तो अस्थाई में तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थाई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि हमारा आंसर है ए, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जबकि
अस्थाई की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्ष थे, इसलिए उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही माना जाता है। ठीक है, अस्थाई और उद्घाटन अधिवेशन, है ना। चलिए एक बार ना, अभी तक जो लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को कह दीजिए फटाफट से क्लास में आ जाए। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। आइए अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के सदस्य थे? देखो, प्रारूप समिति के सदस्य थे, है ना। दो समिति ज्यादा पूछी जाती है, एक प्रारूप समिति और एक उद्देश्य प्रस्ताव सवाल आता है। एक आता है उद्देश्य प्रस्ताव। जब उद्देश्य प्रस्ताव सवाल आए तो उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, उस उद्देश्य प्रस्ताव में भारतीय संविधान की रूपरेखा का वर्णन था। भारतीय संविधान की रूपरेखा का वर्णन था कि भारतीय संविधान कैसा होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस संशोधन के द्वारा भारतीय अधिवेशन में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ठीक है, देखो ये संशोधन हुआ था 1976 का 42वां संशोधन। ठीक है, इस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। इस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, यह संशोधन आपातकाल के दौरान हुआ था। इन दिनों हमारे देश में आपातकाल लगा हुआ था, तो यह संशोधन आपातकाल के दौरान हुआ था, है ना। और आपातकाल के दौरान हुआ था तो इस समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा करके जो है वो 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन इस संशोधन के बाद पुनः 1944 का हुआ 44वां संशोधन, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, फिर लोकसभा का कार्यकाल घटा करके कर दिया गया था 5 वर्ष। ठीक है, ये जो संशोधन हुआ था, इस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? इस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। ओके, और इस समय प्रधानमंत्री थी लेडी आयरन इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है ना। अच्छा, संविधान की आत्मा, हाँ, वो प्रस्तावना को भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को भी। ओके, अब ठीक है, अब ठीक है, चलिए, गुड, है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है? तो संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली कहने वाले थे के.एम. मुंशी। इनका पूरा नाम होता है कन्हैया मानिकलाल मुंशी। इनका पूरा नाम है कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, इनका पूरा नाम है कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। ठीक है, भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको पता है, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ओके, जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। स्वतंत्र भारत के पहले पीएम थे। सबसे लंबे कार्यकाल वाले पीएम है, 47 से लेकर 64 तक, है ना, 14-3-17 साल पीएम रहे, है ना। के.एम. मुंशी संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे। के.एम. मुंशी ये संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे। पॉइंट नंबर 1, आचार्य कृपलानी, इनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं। चलिए अगला, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है? यानी संघीय व्यवस्था का प्रावधान कहां से लिया गया? संघीय व्यवस्था का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो संघीय व्यवस्था का प्रावधान लिया गया है कनाडा से। कहां से लिया गया? कनाडा से, है ना।
जैसे याद करिए, मैंने आपको बताया था कि भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे विशाल संविधान है। अब चूंकि ये जो विशाल संविधान हमारा है, तो इस संविधान को बनाने में जो 389 सदस्य थे, आखिर में 299 थे, इन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों का संविधान पढ़ा। इन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों का संविधान पढ़ा और अलग अलग देशों का संविधान पढ़ने के बाद उन देशों के संविधान में भारत देश के नागरिकों के लिए जो अच्छा रहा, भारत देश के नागरिकों के लिए जो अच्छा रहा, उन्होंने वो ले लिया। जैसे नीति निर्देशक तत्व, संघीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, ये अलग अलग जगहों से लिया गया। ठीक है, अलग अलग जगहों से लिया गया। तो उसी में से भारत की संघीय व्यवस्था ली गई कहाँ से? कनाडा से। कहाँ से लिया गया? कनाडा से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन। अब देखो, क्रिप्स मिशन भारत आया था भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देने, तो यह तो होगा नहीं, है ना। डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा नहीं आया था स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। बेबेल योजना 1945, यह भी नहीं होगा, है ना। इसको आगे बढ़ाने वाले थे लॉर्ड बेबेल, है ना। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई। 9 दिसंबर 1946 को इसी के जरिए संविधान सभा का निर्माण हुआ। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और माउंटबेटन योजना के तहत मेरे भाई हुआ भारत का विभाजन। माउंटबेटन योजना के तहत हुआ भारत का विभाजन। माउंटबेटन योजना के तहत क्या हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ भारत का विभाजन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना। अगर भारत विभाजन पूछे तो माउंटबेटन योजना याद रखिए। 10वां प्रश्न, किस दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया? है ना। देखो, कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना 1925, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, हिंदू महासभा 1915, मुस्लिम लीग 1906, है ना। मुस्लिम लीग ने ही हमारे देश की संविधान सभा का बहिष्कार किया, क्योंकि इनकी मांग थी कि भैया हमको पाकिस्तान दे दो। इनकी मांग थी कि हमको पाकिस्तान चाहिए। इनकी क्या मांग थी? इनकी मांग थी कि हमको पाकिस्तान चाहिए। तो इन्हें पाकिस्तान चाहिए, तो पाकिस्तान की मांग के लिए इन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, क्योंकि ये जो संविधान सभा था ये सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए, है ना। और मुस्लिम लीग के 2 प्रमुख व्यक्ति थे, एक थे मोहम्मद अली जिन्ना, और एक मोहम्मद अली जिन्ना के ही लेफ्ट राइट थे लियाकत अली खां। मोहम्मद अली जिन्ना के ही लेफ्ट राइट थे, जिनका नाम था लियाकत अली खां। क्या नाम था? लियाकत अली खां, है ना। संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन, लगभग आप 3 साल कह सकते हैं। संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग की कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया? है ना। संविधान सभा का जब सत्र हो रहा था तो किसने यह मांग किया कि भारत को समाजवादी का मतलब होता है कि सरकार के कब्जे में देश की सारी पृष्ठभूमि और अधिकार होना चाहिए। यह मांग करने वाले थे के.टी. शाह, है ना। यह मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे? यह मांग करने वाले व्यक्ति थे के.टी. शाह, है ना। कौन थे? के.टी. शाह। ओके, अगला प्रश्न, संविधान सभा ने किस तारीख पर अपना संविधान अपनाया? 9 दिसंबर 1946 संविधान बनना शुरू। 9 दिसंबर 1946 संविधान बनना शुरू। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 हम हुए पहली बार आजाद। 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार। कहीं यही तो आंसर नहीं है? हाँ, नहीं, ये नहीं, ये तो तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950, है ना, संविधान हुआ लागू। तो प्रश्न पूछ रहा है कि संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया? तो जी हाँ, हमारा आंसर यही है, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तो हमारे संविधान सभा ने इसी तारीख को संविधान अपनाया और इसे लागू किया 26 जनवरी 1950 को।
और इस दिन से हम गणतंत्र कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे? इस दिन से हम गणतंत्र कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे? गणतंत्र कहलाने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन ने यह निश्चित किया कि राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद की सलाह से काम करेंगे? देखो भैया, आपको यह पता होना चाहिए कि मैंने अभी आपको बताया कि 1976 का जो 42वां संशोधन था, इसको लघु संविधान कहा गया, है ना। इस दौरान ऐसे ऐसे बदलाव हुए कि जिसको देख करके अगर आपको लगे कि यार ऐसा भी हुआ था, पहली बार, है ना, पहली बार इंदिरा गांधी ने 1975 हाँ 25 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगवाया तो इसके बाद शासन के शक्तियों का दुरुपयोग कैसे किया जाता है, शासन के शक्तियों का दुरुपयोग कैसे किया जाता है, ये कोई इंदिरा गांधी से सीखे, ये कोई इंदिरा गांधी से सीखे। ठीक है, अच्छा कहीं इसका आंसर 24 जनवरी 1950 तो नहीं होगा? देख लेना, कहीं इसका आंसर 24 जनवरी 1950 तो नहीं होगा, है ना। देख लेना एक बार, ठीक है, एक बार देख लेना इसको, ठीक है, एक बार देख लेना इसमें, है ना। ये अपनाने वाली बात है, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर 24 जनवरी को शायद अपनाया था, है ना, 24 जनवरी को शायद अपनाया था, देख लेना एक बार। ठीक है, तो राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद की सलाह से काम करेंगे, है ना। ये वर्णन है 1976 के 42वें संशोधन में। किस संशोधन में? 1976 के 42वें संशोधन में। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई है? जरा हमें बताइएगा कि राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई है। सबसे पहले तो राष्ट्रपति को 3 संकटकालीन शक्तियां प्राप्त है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। ओके, 352 के अंतर्गत 352 के अंतर्गत क्या है भाई, क्या है भूल गया यार, है ना। चलो नीचे से शुरू करते हैं। वित्तीय आपातकाल निचुआ में था, है ना, याद आ गया। राष्ट्रीय आपातकाल से क्या कहेंगे? इसे कहेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। ओके, और 2 नंबर वाला है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। और ये तीनों की तीनों गतिविधियां कहां से ली गई? तो कहिएगा गुरुजी, ये तीनों की तीनों गतिविधियां ली गई बेमर गणतंत्र से। ये तीनों की तीनों गतिविधियां कहां से ली गई? ये तीनों की तीनों गतिविधियां ली गई बेमर गणतंत्र से। कहां से लिया गया? बेमर गणतंत्र, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान लिखित है? तो जाहिर सी बात है भारत तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है भारत तो होगा नहीं। भारत इसलिए नहीं होगा क्योंकि भारत का संविधान लिखा हुआ है ना। अमेरिका का भी संविधान लिखा हुआ है, चीन का भी लिखा हुआ है। इंग्लैंड का संविधान और लिखित संविधान है ना। इंग्लैंड का संविधान और लिखित संविधान है, बाकी सभी देशों का संविधान लिखित संविधान है। इंग्लैंड का संविधान एक अलिखित संविधान है, बाकी सभी देशों का संविधान एक लिखित संविधान। ठीक है, ओके, अच्छा सही है, 12 नंबर। ओके ओके, ठीक है अंजनी, थैंक यू, है ना। अगला, सर्वप्रथम किस देश ने संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई? देखो 4 जुलाई 1776 को दुनिया में सबसे पहले एक देश आजाद हुआ जिसका नाम था अमेरिका। यह आजाद किससे हुआ? तो यह आजाद हुआ ब्रिटेन से, है ना। ब्रिटेन में अमेरिका के 13 उपनिवेश थे, ठीक है, 13 उपनिवेश थे। 13 उपनिवेशों को अधिकार अलग अलग था, 13 उपनिवेशों को अधिकार अलग अलग था। ऐसा नहीं कि कोई एक जैसे अधिकार थे, 13 उपनिवेशों को अधिकार अलग अलग था। जब इनको अधिकार अलग अलग था तो जब जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में जब ये लड़ाई लड़े और लड़ने के बाद जब ब्रिटेन से आजाद हो गए तो फिर 13 उपनिवेश अपना अलग अलग जाने लगे शासन करने के लिए कि हम अलग अलग रहेंगे।
है ना। तो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में 13 उपनिवेशों को एक साथ जोड़ा गया और जोड़ने के बाद सबके अधिकार बराबर किए गए। सबके अधिकार क्या किए गए? बराबर किए गए। और सबके अधिकार जब बराबर किए गए तो वहां से पहली बार अमेरिका में संघात्मक शासन की स्थापना हुई और तब इसका नाम पड़ा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आज अमेरिका में 50 राज्य हैं, पहले 49 हम पढ़ते थे, अभी 50 पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर? बोल बबुआ, क्लियर? चलो अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसके पास है? भाई हमारे देश में सबसे बड़ा मालिक जनता होती है ना। हमारे देश में सबसे बड़ी मालिक अगर कोई है तो वह कौन है? हमारे देश में अगर सबसे बड़ी मालिक अगर कोई है तो वह जनता है। कौन है? जनता। क्यों? क्योंकि जनता के पास ही वो ताकत है जो आपको 5 वर्ष के बाद स्वर्ग लोक में भेजेगी या नरक लोक में भेजेगी, इस बात की गारंटी देती है ना। जनता ही ये तय करेगी कि 5 साल के बाद आपको पुनः गद्दी पर बैठाना है या पटक पटक के मारना है। ये तय कौन करती है? ये तय करती है जनता। ये तय कौन करती है? ये तय करती है जनता, है ना। ये कौन तय करती है? ये तय करती है जनता। इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जनता। क्या कर रहा है कि सर हमको शादी करने का मन कर रहा है। आराम से करो, लड़की देखो, उसके बाद पसंद करो, है ना। और ये देखो कितनी पढ़ी लिखी है, नाक से कुछ गिरता उड़ता तो नहीं है ना। ये सब देख लो, उसके बाद ब्याह करना आराम से। शादी करने का मन तो सबको करता है, कभी हमको भी करता है तो हम भी कर लेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में समाजवादी विचारों को अपनाने का प्रबल समर्थन किसने दिया? संविधान सभा में समाजवादी विचारों को अपनाने का प्रबल समर्थन किसने दिया? तो प्रबल समर्थन देने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो, जिस समय संविधान हमारा बन रहा था, 3 व्यक्ति इस समय के सबसे बड़े पिलर थे संविधान के। एक नेहरू, एक गांधी और एक पटेल, है ना। 3 व्यक्ति, ये तीनों पिलर थे, नेहरू, गांधी, पटेल। 3 व्यक्ति पिलर थे। और ऐसा नहीं कि इन 3 के बाद कोई चौथा नहीं था। ये 3 ऐसे पिलर थे जिनके प्रयासों की वजह से हमारे देश का संविधान जो है अच्छे तरीके से बन पाए। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में किस केस में आमूल ढांचे का सूत्र निर्धारित किया गया? देखो, केशवानंद भारती केस और गोलकनाथ मुकदमा, ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। गोलकनाथ मुकदमा में कहा गया कि मौलिक अधिकार समाप्त नहीं हो सकते, है ना। इसमें कहा गया कि मौलिक अधिकार समाप्त नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? मौलिक अधिकार समाप्त नहीं हो सकते। ठीक है। और केशवानंद भारती केस में कहा गया कि हमारा जो संविधान है वो जनता के आधारों पर बनाया गया है। वो किसके आधारों पर बनाया गया है? जनता के आधारों पर बनाया गया है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि 1900 ये केशवानंद भारती केस में कहा गया कि हमारे संविधान, हमारा जो संविधान बनाया गया है ना,
वो जनता को आधार मान करके बनाया गया है। किसको आधार मान के बनाया गया है? जनता को आधार मान के बनाया गया है। तो इसलिए 1973 का केशवानंद भारती केस कहता है कि हमारे संविधान का जो आमूल ढांचा है वो जनता के विश्वासों पर आधारित है। किस पर आधारित है? जनता के विश्वासों पर आधारित है। तो हमारा जो आमूल ढांचा जो जनता के विश्वासों पर आधारित है, आप उसे खत्म नहीं कर सकते, अर्थात उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर है बी। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? एक बार जरा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि इस प्रश्न को मैंने 3-4 बार बताया है। इस प्रश्न को मैंने 3-4 बार बताया है, तो आप लोग जरा फटाफट से कमेंट कर दीजिए। फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि मैंने आप लोगों को बताया था कि उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। बताइए बताइए, उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए 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 बताइए। जवाहरलाल नेहरू ही तो उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे। उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई और उद्घाटन, अस्थाई प्लस उद्घाटन, दोनों मैंने बताया था ना कि सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई प्लस उद्घाटन, ये दोनों समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए कितनी समितियां बनाई गई थी? अगर छोटी बड़ी सभी समितियों को मिलाइएगा तो 22 समितियां बनी थी, है ना। छोटी बड़ी सभी समितियों को मिलाइएगा तो टोटल 22 समितियां बनी थी। कितनी समितियां बनी थी? टोटल बनी थी 22 समितियां। ठीक है। 114 दिन गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई, लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुआ और लगभग 3 साल में हमारे देश का संविधान बना। 2 साल 11 महीना 18 दिन। समझे? ये हमारे संविधान का आंकड़ा है। ये हमारे संविधान का आंकड़ा है। संविधान सभा का चुनाव किस पर आधारित है? समान मताधिकार पर नहीं, सीमित मताधिकार पर नहीं, वर्ग मताधिकार, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख 3 वर्गों को, है ना, 3 वर्गों के आधार पर हमारे पास वर्ग मताधिकार की श्रेणी लाई गई थी। कैसी श्रेणी लाई गई थी? वर्ग मताधिकार की श्रेणी लाई गई थी कि वर्ग मताधिकार होना चाहिए और वर्ग मताधिकार के अंतर्गत ही सदस्यों का चुनाव होना चाहिए। अगला, संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? अगर देखें इक्वारिसी के हिसाब से देखें तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, है ना। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर में 20 दिन से ज्यादा समय रहता है तो क्या कहते हैं? लगभग 1 महीना तो बेचारा रह ही गया, है ना। अगर कोई व्यक्ति आपके घर में 20 दिन से ज्यादा समय तक रहता है तो आप कहते हैं कि लगभग 1 महीना तो रह गया वो, है ना। ऐसा आप कह देते हैं कि लगभग 1 महीना तो रह गया, है ना। तो जब 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन हो ही गया तो 12 दिन ने बचा, 12 दिन और हो जाता तो लगभग 3 साल। तो इससे हम लगभग 3 साल कह सकते हैं कि लगभग 3 साल लगा हमारे देश का संविधान बनने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रवादी नेता ने कहा कि स्वराज एक निःशुल्क उपहार नहीं है? सही बात है भाई, स्वराज निःशुल्क उपहार कहाँ है? अगर निःशुल्क उपहार रहता तो क्या 12-13 साल की उम्र में खुदीराम बोस शहीद होता? अगर निःशुल्क उपहार रहता तो क्या भगत सिंह जवानी में शहीद हो जाते, फांसी पर चढ़ जाते? अगर ये हमारे लिए निःशुल्क उपहार रहता तो चंद्रशेखर आजाद खुद को गोली मार लेते? बिल्कुल नहीं है, है ना। और ये कहने वाले थे श्री 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 1,01,08 महात्मा गांधी। किसने कहा था? ऐसा किसने कहा था? आंसर करिएगा। ऐसा कहने वाले थे महात्मा गांधी। ओके। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं को कुल कितने स्थान मिले थे? प्रांतीय विधानसभाओं के लिए 296 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें इसे 292 स्थान मिले थे। कितने मिले थे? 292 स्थान मिले थे। कितने मिले थे? 292, है ना। और 292 में से कांग्रेस को मिले थे 208, है ना। इस 292 पर जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस को मिला था 208। कितने मिले थे? 208 सीटें मिले, है ना। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? कांग्रेस को मिली थी 208 सीटें।
क्यों? जाहिर सी बात है कांग्रेस का दबदबा ज्यादा था, इसलिए उसको 208 सीटें मिली। ओ हो, अगला क्वेश्चन वही आ गया। अगला क्वेश्चन वही आ गया कि संविधान सभा के निर्वाचन में प्रांतों को कुल 292 में से कितने स्थान मिले? तो 292 में से 208 स्थान मिले। कितने स्थान मिले? 292 में से 208 स्थान। ठीक है, कितने स्थान मिले? 292 में से 208 मिले। कोई दिक्कत? देखो, जब से भी त्रैमासिक परीक्षा होगी, एक बात का ध्यान रखो कि त्रैमासिक परीक्षा का कोई टेंशन नहीं लेना, है ना। जब भी त्रैमासिक परीक्षा होगी, तनिको टेंशन नहीं लेना है त्रैमासिक का। हम तो कहते हैं जाना धुआं धुआं उड़ा के आना। अगर एक को क्वेश्चन छूट गया ना बबुआ, तो मूछा मुड़ा लेंगे, है ना, गारंटी के साथ कह रहे हैं। संविधान सभा के निर्वाचन में डॉक्टर अंबेडकर ने किस दल का प्रतिनिधित्व किया? यूनियनिस्ट दल, ये पंजाब का था, इसका तो प्रतिनिधित्व पंजाबी लोग कर रहे थे। साम्यवादी दल नहीं, ये भी नहीं। अनुसूचित जाति संघ, जी हाँ, ये पंडित नेहरू हरिजनों के, ये अंबेडकर साहब हरिजनों के नेता थे। किसके नेता थे? हरिजनों के नेता थे। किनके नेता थे? तो आंसर करिएगा, ये हरिजनों के नेता थे। ठीक है, अगला, संविधान सभा में मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य का मतलब होता है जिसे उसकी योग्यता के आधार पर अलग तरीके से चुन लिया जाता है ना, जिसे उसकी योग्यता के आधार पर अलग तरीके से चुन लिया जाता है। ऐसे सदस्य कितने थे? ऐसे सदस्य थे 93। कितने थे? ऐसे सदस्य 93, 93 सदस्य थे। 93 सदस्य थे, 93 सदस्य, 93 सदस्य, है ना। ठीक है, और देखो एकदम तगड़ा तरीके से जवाब देना है बबुआ। एक भी टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी टॉपिक आपका छूट गया, क्वेश्चन छूट गया, तो फिर हमें अपनी मेहनत पर शक होने लगेगा, है ना। ओके, और इतना ध्यान रखिएगा, इतना ध्यान रखिएगा कि आज अगर आपने 100 क्वेश्चन में से 90 प्लस अगर सही कर दिए, तो आपकी तैयारी बस जैसे चल रही है वैसे चलते देना है, रुकने नहीं देना। ठीक है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब लाए? तो लाए 13 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या दिया हुआ था? इसमें दिया हुआ था संविधान की रूपरेखा, है ना, कि हमारे देश का संविधान कैसा बनेगा, इसकी रूपरेखा दी हुई थी। तो 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। ओके, अगला क्वेश्चंस, किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? भाई साहब, बात तो सही है ना। एक बार यदि आप केस लड़ने के लिए चले गए, तो वकील झूठ बोल के ऐसा केस बना देगा कि आपको पता है कि वकील झूठ बोल रहा है, आपको सुना के झूठ बोल रहा है, लेकिन आपको उस झूठ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये कहने वाले थे आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का अधिकार कहां से लिया गया? न्यायिक समीक्षा का अधिकार अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया? न्यायिक समीक्षा का अधिकार लिया गया अमेरिका से, है ना। मैंने आपको शायद चैप्टर नंबर 2 संविधान का पढ़ाया था, जिसमें पूरी तरीके से कौन कौन सी चीजें कहां कहां से ली गई है, ये मैंने बताया था, है ना। ओके, और चिंता मत करना, जब मुझे लगेगा कि अब सही समय आ गया है फिर से एक बार वन शॉट तगड़ा लेने का, मैं एक तगड़ा वन शॉट लेकर के आपको बताऊंगा कि देखो भैया, हम हमेशा तुम्हारे साथ, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के किस सदस्य ने यह मांग की कि भारत में अमेरिका के समान अध्यक्षीय शासन प्रणाली की स्थापना की जाए? जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का शासन होता है और राष्ट्रपति चुना जाता है 4 साल के लिए, है ना। हमारे देश में तो 5 साल के लिए चुना जाता है, हमारे यहाँ तो 5 साल के लिए चुना जाता है, ठीक है, लेकिन वहां चुना जाता है महज 4 साल के लिए। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, ठीक है। और यह कहा था किसने? यह कहने वाले थे के.टी. शाह। यह कहने वाले कौन थे? यह कहने वाले थे के.टी. शाह। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? अगर कुल सदस्यों की बात करें तो 289, 389, और अंत की बात करें तो 299 सदस्य थे।
है ना, 299 है ना। लेकिन जब 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा पर हस्ताक्षर हो रहे थे तब कुल सदस्य थे 284। तब कुल सदस्य कितने थे? तब कुल सदस्य थे 284। कितने सदस्य थे? 284 सदस्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में कितने भाग थे? मूल संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग हैं। मूल संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान में कितने भाग हैं? तो वर्तमान में 25 भाग हैं। मूल संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान संविधान में 25 भाग हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 है। वर्तमान में 12 है ना। यानी जब संविधान बना था तो उस समय मात्र 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? उस समय था 395, वर्तमान में है 448। वर्तमान में है 448। 395 था, वर्तमान में है 440, है ना, 448 है ना। रुकना नहीं, थकना नहीं, जिंदगी तो तुम्हारी ऐसी है, जिसमें देखो लड़कियों, तुमको इसलिए पढ़ना है क्योंकि तुमको 25,000 लेना है ना। ये है हमारी गर्ल्स, GIRLS, है ना। लड़कियों तुमको इसलिए पढ़ना है क्योंकि तुमको 25,000 लेना है, और लड़का तुमको इसलिए पढ़ना है क्योंकि तुमको 25,000 कमाना है ना। तो दोनों को, है ना, अपने अपने लालच में पढ़ना है, ध्यान रहे। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग वर्तमान में? ले भैया 25 भाग, है ना। ये तो वही वाला हो गया, क्रिस का गाना सुनेगा, है ना। ये तो वही वाला बात हो गया, क्रिस का गाना सुनेगा। क्रिस का गाना सुना दो इसको, है ना। दिल ना दिया, दिल ना दिया, प्यार न किया, ले बेटा इस दुनिया में आके, टारगेट बोर्ड से ना पढ़ा तो क्या पढ़ा। क्या बोलती पब्लिक, है ना। चलिए अगला, 3 जून 1947 को किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ? हम अभी एक क्वेश्चन जब आपको बता रहे थे शुरुए में, तो वहां पर हम आपको बताए थे भारत का विभाजन हुआ कैबिनेट मिशन योजना के तहत। देखो 9 नंबर में बताए, ये माउंटबेटन योजना के तहत, है ना। माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ। माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ। तो यहां पर तो एक ऑप्शन तो माउंटबेटन योजना रहना ही चाहिए, है ना। एक ऑप्शन माउंटबेटन योजना रहना ही चाहिए, और माउंटबेटन योजना सबसे ऊपर है ना। चेम्सफोर्ड की ये योजना कब आई थी? ये आई थी 1919 में, ये आई थी 1947 में। बेबेल योजना 1945 में, लॉर्ड बेबेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये तो 1793 वाला बात था, ये तो बहुत पुराना हो गया, ये तो बाबा आदम जमाने वाला बात है ना। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और इस दिन हम क्या बने? इस दिन हम एक गणतांत्रिक देश बने। इस दिन हम क्या बने? इस दिन हम गणतांत्रिक देश बने। और इस दिन जब हम गणतांत्रिक देश बने तो हम क्या करते हैं? हम जब बच्चा रहते हैं तो 26 जनवरी 1950 को हम स्कूल जाते हैं जिलेबी के लालच में, है ना। हम 26 जनवरी को क्या करते हैं? तो हम 26 जनवरी को बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहन करके स्कूल जाते हैं, बस जिलेबी खाने के लालच में, कि बस जिलेबी मिल जाए हमको खाने के लिए, जिलेबी के लालच में हम स्कूल जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका कार्यकाल लगभग 12 साल रहा। जिनका कार्यकाल लगभग कितने साल रहा? जिनका कार्यकाल लगभग 12 साल रहा। आजाद भारत के ये पहले ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। आजाद भारत के ये पहले ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। आज तक इनसे लंबा कार्यकाल किसी का नहीं रहा। आज तक इनसे लंबा कार्यकाल किसी का नहीं रहा, मतलब किसी का नहीं रहा, है ना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? हो सके यहां पर गवर्नर जनरल के बजाय वायसराय लिख दे, है ना। आजकल यही गवर्नर जनरल और वायसराय का पद जो है बदल के हो गया है राष्ट्रपति का पद। तो ये रहे थे लॉर्ड माउंटबेटन।
अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारतीय जब पूछे तो आ जाइएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी में। कहाँ आ जाइएगा? आ जाइएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? हिंदी हमारी माता है ना, उर्दू हमारी मौसी है, और अंग्रेजी हमारी बुआ है, चाची है, बंगला हमारी बुआ है ना। माँ तो इम्पोर्टेंट है ना, मौसी को तो अपने पास रखना ही है ना, और चाची के बगैर रिश्तेदारी नहीं चलेगा, है ना। तो इसलिए अंग्रेजी हिंदी है ना, अंग्रेजी हमारी कार्यवाहक भाषा है। कैसी भाषा है? अंग्रेजी हमारी कार्यवाहक भाषा है, या कार्यवाहक के जगह कामकाजी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कामकाजी भाषा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कामकाजी भाषा लिख, ओके, कामकाजी भाषा लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, हो जाएगा। चलिए 43 नंबर, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का उल्लेख, इसका वर्णन ना आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व में है। अब प्रॉब्लम ये कि 36 से 51 लिखे हैं, चारों 36 से 51 के बीच में है, तो 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व है। 36 से 51 क्या है? तो 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व है। और कर्मकारों के लिए वर्णन है अनुच्छेद 43 में। कहाँ वर्णन है? वर्णन है अनुच्छेद 43 में। सर तो पप्पा कौन है? पप्पा पूरे देश की जनता है, पप्पा पूरे देश की जनता है ना, पप्पा पूरे देश की जनता है, समझे? ओके बबुआ जी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है ना। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो आज हम जैसा संविधान देख रहे हैं ऐसा संविधान हमें देखने को नहीं मिलता। और एक और बात बता देते हैं, गांधी अगर 48 में ना मरते, गांधी 48 में गांधी जी का देहांत हो गया, गांधी अगर 48 में ना मरते तो फिर देश का संविधान और मजबूत हो। गांधी अगर 48 में ना मरते तो देश का संविधान और मजबूत होता, इस चीज की मैं गारंटी दे। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना रुपया खर्च हुआ? 64 लाख रुपया खर्च हुआ, है ना। 63 लाख कुछ रुपया है, यानी लगभग 64 लाख। 63 लाख कुछ रुपया खर्च हुआ, लेकिन लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुआ। सर अभी मीडिया दिखा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू से बड़ा कार्यकाल नरेंद्र मोदी का है ना। अरे देखो, मोदी जी तो इतिहास रचने के लिए धरती पर रहबे किए हैं, है ना। हमारे यहाँ के लोग मोदी जी को युग पुरुष मानते हैं। क्या मानते हैं? युग पुरुष, है ना। बस हम मोदी जी से यही आग्रह करते हैं कि आप जो वैकेंसी की संख्या घटा रहे हैं उस वैकेंसी की संख्या को जरा बढ़ा दीजिए बाबा जी, है ना। बिहार में नीतीश कुमार ने कहा था कि हम 40,000 टीचरों की भर्ती निकालेंगे, तैयारी 4, है ना। तैयारी का टायर हो गया पंचर। उसके बाद आए हमारे बिहार में एक नए मुख्यमंत्री जिनका नाम है मोहन चंद्र करमकांड गांधी के दादा सम्राट चौधरी, है ना। इन्होंने कहा कि भैया हम प्रत्येक साल 20,000 देंगे। अब 20,000 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। 20,000 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य थे? तो ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य थे। ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य थे? तो ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य। सर इंग्लिश मेरा कमजोर है, तो मेरा कौन सा अच्छा है? हम तो तुमसे भी बदतर है ना। अगला क्वेश्चन, विभाजन के पश्चात संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, जब 14 और 15 अगस्त को देश का विभाजन हुआ तब विभाजन के पश्चात सदस्यों की संख्या बच गई थी 299। 7 का और चुनाव हुआ, अंत में था 299। अंत में कितना था? अरे 292 नहीं था बबुआ, 296 था, है ना। 296 था, माफ करिएगा, 296 था। 3 का चुनाव हुआ तो अंत में बच गया, हम अंत में आ गए हमारे पास 299, है ना। माफ करिएगा, सॉरी गलती हो, है ना। ओके, हाँ थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई। कब हुई? 9
दिसंबर 1946। क्या बोलती पब्लिक? खटाक बताओ, सही है? सही है बबुआ, बबुआ जी सही है। सर अभी मीडिया दिखा रही है कि पंडित नेहरू का कार्यकाल मोदी से बड़ा है। देखो मीडिया का क्या है, मीडिया ये कभी दिखाएगी कि टारगेट बोर्ड ने मेहनत करके रैंक 1 दिया है? नहीं, क्योंकि उससे टीआरपी नहीं मिलेगी। हमेशा मीडिया उसी के पीछे जाती है, मीडिया दिखाएगी मेलोडी टॉफी, है ना। इसलिए तो हमारे एक बहुत बड़े मैथ के शिक्षक थे, अभिनय मैथ्स, ऐसा रेला ना उनको, है ना, अंजना ओम कश्यप को ऐसा रेला ना, कब भूल से भी कभी टीचरों के बारे में आए बाएं कुछ ना बोलेगी, है ना। आए इनको बस टीआरपी से लेना देना, इनको लगता है कि भैया दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हम ही हैं, हमसे श्रेष्ठ कोई ना है ना, तो इसलिए गए, है ना। इच्छाधारी नागिन है, इच्छाधारी नागिन, है ना। चलो अगला, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान सभा में 12 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं? 12 सूचियां। भारतीय संविधान के लगभग 2/3 प्रावधान किस अधिनियम से लिए गए हैं? देखो भारतीय संविधान में जितने भी नियम हैं उनमें से आधा से ज्यादा नियम जो है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। आजादी से पहले इसे ही संविधान का दर्जा दिया गया था। आजादी से पहले इसे किसका दर्जा दिया गया था? आजादी से पहले इसे ही संविधान का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से। पहले मौलिक अधिकार 7 थे, 7 में से 1 हटा दिया गया, संपत्ति वाला मौलिक अधिकार, अब संपत्ति बन गया कानूनी अधिकार। अब हमारे पास मौलिक अधिकार हैं, 7 में से 1 गया 6, और इसकी रक्षा का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। और गोलकनाथ मुकदमा में कहा गया कि भले हम मौलिक अधिकारों को कम कर सकते हैं लेकिन मौलिक अधिकारों को हम कभी खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, अगला, संसदीय प्रणाली कहां से ली गई? संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और हमारे राष्ट्रपति महोदय, है ना। सॉरी, अभी महोदया है तभी महोदय, है ना। ठीक है, हमारे देश में संसदीय प्रणाली है, ऐसा अनुच्छेद 78-79 में कहा गया है। ओके, अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भाई अनुच्छेद 36 से 51 में है, और ये आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड से, है ना। देखो अब जितना क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ना उतना क्वेश्चन हम अच्छे से कर लेना बबुआ। ठीक है, ठीक है, आपका बैकलॉग का टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगा। क्या बोलते हो? मेरी बात पसंद आ रही है? बताओ बालक, बताओ बालक, मेरी बात पसंद आ रही है? हमें तो लगता है कि हमारे बालकों को मेरी बात बहुत ही अच्छी तरीके से पसंद आ रही होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य हमारे पास पहले 10 थे लेकिन वर्तमान में 11 हैं, और ये लिया गया है रूस से। रूस को पहले सोवियत संघ कहा जाता था, अंग्रेजी में यूएसएसआर कहा जाता था। यहाँ के सबसे मूल व्यक्ति थे स्टालिन, और यहीं से लिया गया पंचवर्षीय योजना। यहीं से लिया गया पंचवर्षीय योजना। ओके, यहीं से क्या लिया गया? यहीं से लिया गया पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध जर्मनी से लिया गया, या फिर ऑप्शन में दे देगा बेमर गणतंत्र, या फिर ऑप्शन में क्या दे देगा? ऑप्शन में दे देगा बेमर गणतंत्र। तो बेमर गणतंत्र दे दे या जर्मनी दे दे, है ना, या जर्मनी दे दे या बेमर गणतंत्र दे दे, दोनों सही रहेगा, दोनों अलग अलग नहीं रहेगा, है ना। छुट्टी हुआ रे दोस्त, छुट्टी हुआ। छुट्टी ना हो तो बबुआ, बबुआ अभी 55 नंबर पर क्वेश्चन पर ही है बबुआ, अभी 45 क्वेश्चन करे के है सोना, है ना। अभी ना बोलो छुट्टी हो लो रे, अभी छुट्टी ना हो ही रे बबुआ। न्यायिक पुनराविलोकन। न्यायिक पुनराविलोकन मैंने आपको बताया था ना, ब्रिटेन से लिया गया, दोबारा आ गया क्वेश्चन। नहीं सॉरी, न्यायिक पुनराविलोकन अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका। बाबा रे बाबा, ऐसा मिस्टेक, राम राम, ऐसा मिस्टेक, माफ करना, माफ करना। न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत कहां से लिया गया? न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत अमेरिका से लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एकल नागरिकता की व्यवस्था। देखो एकल नागरिकता हमारे भारत में है
है ना। यानी भारत के आप 28 और 8 केंद्र शासित क्षेत्र कहीं से भी आते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि हम बिहार के नागरिक हैं, आप ये नहीं कह सकते कि हम यूपी के नागरिक हैं, आप ये नहीं कह सकते कि हम नागालैंड के नागरिक हैं। आपको कहना पड़ेगा हम भारत के नागरिक हैं। और ये कहाँ से लिया गया है? यह व्यवस्था ली गई है ब्रिटेन से। यह व्यवस्था कहाँ से ली गई है? यह व्यवस्था ली गई है मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे चांदी, मेरे हीरा, ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ओके, है ना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग। वाह 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 वाह, है ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग आज तक लगाई नहीं किया, काहे क्वेश्चन पूछता है, अभी लगा दे, है ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पहले। अभी तो थोड़े ही समय पहले पूरा ऑपरेशन करके पढ़ाए थे, है ना। और राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? संसद। कौन लगा सकता है? संसद, है ना। संसद में इसमें सबसे ज्यादा बड़का काम करता है कौन? लोकसभा का सदस्य, है ना। और यह कहां से लिया गया? यह लिया गया अमेरिका से। और सबसे मजे की बात यह है कि आज तक हमारे देश में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। आज तक हमारे देश में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। अगला, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संविधान संशोधन का वर्णन है अनुच्छेद 368 में। कहाँ है इसका वर्णन? है अनुच्छेद 368 में। संविधान संशोधन का वर्णन है अनुच्छेद 368 में। और यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया। बताओ, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती अनुसूची, और ये 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन है, यह कहां से लिया गया है? संघ सूची पर अधिकार केंद्र का है, राज्य सूची पर अधिकार राज्य का है, और संवर्ती सूची पर अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर केंद्र और राज्य में विवाद हो जाए तब, तो भैया बाप और बेटे में विवाद हो जाए तो बापे जीतेगा। तो विषम परिस्थितियों में इस पर अधिकार जो है केंद्र का है। किसका है? केंद्र का है। और ये कहां से लिया गया? ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि को आप कानून कह सकते हैं, विधि को आप क्या कहेंगे? विधि को आप कहेंगे कानून। विधि को आप क्या कहेंगे? विधि को आप कहेंगे कानून। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई। कहां से ली गई? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई जापान से। ओके, पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, बताओ बताओ बताओ। अगला, भारतीय संविधान का भाग 1, भाई साहब भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित। भाग 1 किससे संबंधित है? भाग 1 संबंधित है उसके संघ और राज्य क्षेत्र से। याद करिए, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार 6 अनुच्छेद 12 से 36, है ना। और मौलिक नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है। वर्तमान में 6 गो है। भारतीय संविधान का भाग 4, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन। भाग 4 में किसका वर्णन है? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। और देखो, जैसे बता रहे हैं वैसे याद रखना बबुआ। अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया तो बाद में बहुत पछतावा आएगा, लगेगा यार हम क्या कर दिए, बहुत बुरा चुभेगा। हो गया ना ये वाला जी? हाँ, बताओ, भारतीय संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? तो भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है। और राजभाषा हमारी कौन है? हिंदी। हिंदी की सहायक एवं कामकाजी भाषा। सहायक एवं कामकाजी भाषा कौन है? तो सहायक एवं कामकाजी भाषा है अंग्रेजी। कौन है? अंग्रेजी, है ना। चलिए, भारतीय संविधान का भाग 18, भाग 18 में आपातकालीन उपबंध का वर्णन है ना। भारतीय संविधान के भाग 18 में किसका वर्णन है? भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंध। और आपातकालीन उपबंध किसे प्राप्त है? देश में राष्ट्रपति को।
है ना, किसे प्राप्त है? तो आंसर करिएगा गुरुजी, यह तो अधिकार देश में राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। किसका वर्णन है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का। एकदम अच्छे से समझिए सर, पीडीएफ पर डाउनलोड कर लेंगे। पीडीएफ पर आज तक कुछ नहीं डाउनलोड होता है ना। देखो, अच्छे अच्छे नोट्स बनाने से बेहतर है अच्छे अच्छे ढंग से पढ़ाई करना। अगला क्वेश्चन, तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन है। किसका वर्णन है? शपथ का। शपथ समझते ना, हम शपथ लेते हैं कि। आठवीं अनुसूची किससे संबंधित है? आठवीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। आठवीं अनुसूची में किसका वर्णन है? आंसर करिएगा सर, आठवीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। देखो, गलती किसी से भी हो सकता है। अब हम ही आपको 1000 क्वेश्चन पढ़ाएंगे ना, तो एक आध क्वेश्चन गलती से गलत हो जाता है। तो हमें गलतियों से सीखना है, ना कि हमें गलतियों से फ्रस्ट्रेट हो जाना है। ठीक है, हमें गलतियों से सीखना है। अगर आपसे गलती हो रही है तो ठीक है, हो रही है, कोशिश करिए कि आगे से वो गलती ना हो। चलिए अगला, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? यह दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? यह दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। आप लोगों ने सुना होगा, है ना, बहुत सी पार्टियां जो है दल बदल करके एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चली जाती है ना। बहुत से लोग जो है, अभी देखो बंगाल में टीएमसी का दौर चल रहा है ना। अभी बंगाल में टीएमसी का दौर चल रहा है। टीएमसी का जो दौर चल रहा है, उस दौर में आप देखिएगा तो टीएमसी के बहुत से विधायक, बहुत से सांसद बीजेपी में जा रहे हैं। क्यों भाई? तो बीजेपी ने बंगाल में अपना परचम लहरा दिया है। अब लोग बीजेपी से इतने डर रहे हैं कि लोग जा रहे हैं बीजेपी की ओर भाग, है ना। ऐसा है, तो सोचो, है ना, हमारे यहां ऐसी स्थितियां। अगला, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन। 11वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। और इसके आगे अगर बढ़िएगा तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन है। 12वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन है। 12वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का। ठीक है, जोश का लेवल हाई है ना, जोश का लेवल नहीं गिरा हो, है ना, जोश का लेवल नहीं गिराना है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से सब जोड़े गए? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। हमको तो यही लागत है बबुआ जी। अखंडता भी जोड़ा गया था। हाँ, अखंडता भी जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। हमने इसको लघु संविधान की संज्ञा दी थी। कौन सी संज्ञा दी थी? हमने कहा था कि यह हमारे लिए लघु संविधान है। कैसा संविधान है? लघु संविधान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा गया? कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है ना। क्या कहा गया? कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या कहा गया? प्रस्तावना संविधान का भाग है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? भारत को कहा गया है राज्यों का संघ, है ना। राज्यों का संघ इसलिए कहा गया क्योंकि हमारे यहाँ राज्यों का समूह है। हमारे यहाँ किसका समूह है? हमारे यहाँ राज्यों का समूह है, इसलिए इसे राज्यों का संघ कहा। राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का वर्णन कहाँ है? तो राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का वर्णन हमारे यहाँ पहली अनुसूची में है। किस अनुसूची में है? राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का वर्णन पहली अनुसूची। इस अनुसूची में है पहली अनुसूची। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28। पहले 29 थे, लेकिन 29 में से एक लद्दाख को बना दिया गया यूनियन टेरिटरी, है ना, तो अब 29 से बच गए 28। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हैं। पहले थे 7, 7 से हुए 9, 9 से हो गए 8, है ना। 7 से हुए 9, 9 से हो गए 8। अगला क्वेश्चन, नए राज्यों के प्रवेश का अधिकार किसे? नए राज्य बनाने का अधिकार संसद का है ना। देखो, हमारे यहाँ राष्ट्रपति के 100 में से 95% काम संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, ज्यादातर काम किसके पास है? संसद के पास है, इतना ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 3 के तहत कौन राज्य का नाम बदल सकता है? संसद राज्य का नाम बदल सकता है, नए राज्य का निर्माण कर सकता है। ठीक है, परिसीमन आयोग के तहत क्षेत्र को बड़ा करने का, क्षेत्र को छोटा करने का आदेश दे सकता है संसद ही दे सकता है।
भाषाई आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से ही कटकर एक नया राज्य बना जिसका नाम है तेलंगाना, है ना। रेवंता रेड्डी यहीं के तो मुख्यमंत्री हैं, है ना, जिनके बारे में हमारे श्री 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 प्रशांत किशोर ने कहा कि रेवंता रेड्डी को हम हरा देंगे। अगला क्वेश्चन, राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली, इसकी स्थापना 1953 में हुई। देशी रियासतों के एकीकरण में सबसे बड़ा हाथ किसका था? सरदार पटेल का, है ना। अगर सरदार पटेल ना होते तो हम बिहार राज्य से निकल करके, बिहार राज्य नहीं, बिहार देश से निकल के बंगाल देश में घुसते, बंगाल देश से निकलकर उड़ीसा देश में घुसते, उड़ीसा देश से निकल के हम चेन्नई देश में घुसते, तमिलनाडु देश में घुसते। लेकिन वो पटेल ही थे जिन्होंने सभी राज्यों को एकता के सूत्र में बांधकर एक संघ बनाने का काम किया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? बना 1953 में और पारित हुआ 1956 में। पारित हुआ 1956 में। 1956 में कितने राज्य बनाए गए थे? जब हमारा देश आजाद हुआ था तो आजादी के बाद 14 राज्य बनाए गए थे। बाद में कई राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हुआ। किस आधार पर हुआ? बाद में कई राज्यों का पुनर्गठन हुआ भाषा के आधार पर। ठीक है। पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ? पंजाब से कट करके बना हरियाणा, दोनों पंजाब से कट करके बना हरियाणा, और ये 1966 में हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 1966 में। तो पंजाब और हरियाणा दोनों 1966 में। अरे यार, पंजाब और हरियाणा 1966, है ना। पंजाब और हरियाणा दोनों क्या रखिएगा? दोनों रखिएगा 1966। अगला, नागालैंड राज्य कब बना? नागालैंड राज्य बना 1963। नागालैंड राज्य कब बना? नागालैंड राज्य बना 1963। मेघालय कब बना? मेघालय बना 1969। मेघालय राज्य कब बना? तो आंसर करिएगा सर, मेघालय राज्य बना 1969। कब बना? 1969, है ना। एक सिक्किम वाला भी पूछता है, हो सके आगे वो क्वेश्चन आ जाए, है ना। एक सिक्किम वाला क्वेश्चन पूछता है। हाँ, आ तो गया। सिक्किम राज्य कब बना? सिक्किम बना 1975। छत्तीसगढ़ कब बना? छत्तीसगढ़ बना 2000 ईस्वी। छत्तीसगढ़ कब बना? तो आंसर करिएगा सर, छत्तीसगढ़ बना 2000 ईस्वी। संसद का मतलब क्या? संसद को अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहते हैं बेटा। संसद को अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहते हैं। तुमको अभी तक इतना नहीं पता है, बताओ। तेलंगाना कब बना? अभी तो मैंने बताया ना, आंध्र प्रदेश से कट के बना तेलंगाना। रेवंता रेड्डी यहाँ के सीएम है। 2014 में बना। कब बना? 2014 में बना। ठीक है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब बना? 2019 में बना, 5 अगस्त को। कितने अगस्त को? 5 अगस्त को। और इसी के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को और विशेष संवैधानिक दर्जे को समाप्त कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर अन्य राज्यों की तरह एक सामान्य राज्य है और यूनियन टेरिटरी के रूप में गिना जाता है। लद्दाख क्या है? लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। पहले यह एक सामान्य राज्य था, लेकिन 2019 के बाद इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। अनुच्छेद 370 कब हटाया गया? 5 अगस्त 2019। कब हटाया गया? इसे हटाया गया 5 अगस्त 2019 को। कब हटाया गया? 5 अगस्त 2019 को। ठीक है। अगला, नागरिकता का वर्णन किस भाग में है? नागरिकता का वर्णन भाग 2 में है। नागरिकता का वर्णन कहाँ है? नागरिकता का वर्णन भाग 2 में है। और नागरिकता को लागू करने का अधिकार किसको है? नागरिकता को लागू करने का अधिकार संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। नागरिकता को लागू करने का अधिकार किसके पास है? नागरिकता को लागू करने का अधिकार संसद के पास है। झारखंड भी बना था 2000 ईस्वी में। नागरिकता लागू करने का अधिकार संसद के। नागरिकता संशोधन अधिनियम आखिरी बार कब आया? 2019 में आया। आखिरी बार नागरिकता संशोधन अधिनियम आया 2019 में। कब आया? 2019 में। नागरिकता के लिए निवास की अवधि घटाई गई कितनी वर्ष? 11 वर्ष से घटाकर कर दी गई 5 वर्ष। 11 वर्ष से घटाकर कर दी गई 5 वर्ष। सीमा हैदर हमारे यहाँ रहती है ना, जिसने कहा था कि अब हमें सीमा हैदर नहीं, हमें सीमा सचिन कही है ना। तो 5 वर्ष अगर हमारे यहाँ रह गई तो उसे भारत देश की नागरिकता प्राप्त हो जाए, है ना। और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2। अब बताइए कि वरदान बैच की ये शानदार क्लास, अब बताइए कि वरदान बैच की ये शानदार क्लास आपको कैसी लगी? बताइए। सबसे पहले तो ये बताइए कि वरदान बैच की ये शानदार क्लास आपको कैसी लगी, और उसके बाद हमें यह बताइए
है ना। उसके बाद हमें यह बताइए, कि आपका 100 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। सबसे पहले हमें यह बताइए कि आपका कितना सही हुआ, और ये बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन, आपको ये वरदान बैच वाली क्लास कैसी लगी। एक बार कमेंट करके बताइए, कि आपको ये वरदान बैच वाली क्लास कैसी लगी। ये वरदान बैच वाली क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताइए। कि आपको ये वरदान बैच वाली क्लास कैसी लगी ये वरदान बैच वाली क्लास, बताओ। अच्छी लगी? अच्छा, क्या चाहते हैं ऐसी क्लासेस और आए? या ना आए? तुम लोग तो यही कहोगे कि हाँ आए, है ना। मैं बहुत दिन से पॉलिटिकल साइंस का लाइव टेस्ट लेने का सोच रहा था, है ना। आज मैंने फाइनली ले लिया। चलिए 96, 95, 95, 99, 98, 83, मेरा एक भी सही हो नहीं रहा है। तो तुम तो बहुत विद्वान आदमी हो, आगे चल के तुम ही तो नासा में जाके काम करोगे, है ना। आगे चल के तुम नासा में काम करोगे, मोदी जी के चीफ सेक्रेटरी बनोगे। तुम ही तो महान हो यार, तुम ही तो महान आदमी हो। तुमसे बड़ा महान धरती पे कोई हो सकता है भला? क्या बात कर रहे हो यार, तुम तो हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। चलिए, है ना। क्लास कैसा लगा, एक प्यारा प्यारा कमेंट जो है नीचे करते जाइएगा क्लास खत्म होने के बाद। और आगे ऐसी क्लासेस चाहते या नहीं, इस बात की डिमांड भी एक बार कर दीजिएगा, है ना। चलिए, तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को वरदान बैच से जुड़ने जरूर कहिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।